हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने जो देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक और उससे संबंधित जो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके ऊपर हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ रासायनिक साम्य के पहले उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के ऊपर बात किया था, उसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये उसी से जस्ट नेक्स्ट पार्ट है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपात का नियम। ऐसे देखा जाए तो 10वीं कक्षा के सिलेबस में देखेंगे तो ये नियम या ये सिद्धांत नहीं है। 10th के सिलेबस में, ACF का सिलेबस भी आप देखेंगे तो ऐसा कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, इस प्रकार का कोई भी टॉपिक वहाँ नहीं है। मगर ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th के लेवल का है और चूंकि ये केमिकल काइनेमेटिक्स या रासायनिक गतिकी से संबंधित है, इसलिए अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया से संबंधित इस चीज़ को हमें पढ़ने की आवश्यकता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। अभी तक की क्लास में हमने ये देखा था कि जब दर की हम बात करते थे, रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो दर के लिए क्या होता था कि एक अभिक्रिया हमने लिखा A प्लस बी इस तरीके से बना रहा है C प्लस डी। यदि ये साम्यावस्था की स्थिति होगी तो ये अभिक्रिया इस दिशा में भी चलेगी, अर्थात A और B अभिकारक रिएक्शन करके C और D नामक उत्पाद बना रहे हैं और कुछ समय पश्चात C और D उत्पाद जो है वो अभिकारक के रूप में काम करेंगे और अभिकारक के रूप में काम करने के पश्चात अभिकारक के रूप में काम करेंगे और अभिकारक के रूप में काम करने के पश्चात वो A और B नामक उत्पाद बनाएंगे, जो कि वास्तव में शुरुआती अवस्था में क्या था, अभिकारक है। अब द्रव्य अनुपात का नियम कहां से आता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर जैसे A की मैं बात करूंगा तो इसके लिए दर क्या होगा? अभिक्रिया की दर डेल A अपॉन डेल T, और यहाँ चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का। ये जो माइनस का जो साइन है वो सिर्फ इसके कंसंट्रेशन या इसके मोलर जो सांद्रता है उसमें कमी को बताता है समय के साथ। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर इसके लिए हो गई। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की दर B के लिए होगी माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसी प्रकार C के लिए, इसी प्रकार D के लिए, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो ये सभी दर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो द्रव्य अनुपात के नियम पर हम यहां जब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे? दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो दर जो है समानुपाती होता है किसके? कंसंट्रेशन पे, समानुपाती होता था टेम्परेचर के, समानुपाती होता है प्रेशर के, और समानुपाती होता था सरफेस एरिया के। हमने इन चीजों को देखा था। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दर को प्रभावित करता है सांद्रता, अर्थात जितनी सांद्रता होगी, जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन उतनी ही तेजी से, उतनी स्पीड से होगी। तापमान बढ़ाएंगे तो भी स्पीड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी स्पीड बढ़ेगा, और सरफेस एरिया यदि हमने इंक्रीज किया रिएक्शन होने के लिए तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैटलिस्ट के लिए डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों प्रकार के प्रोपोर्शनल होते हैं उत्प्रेरक के लिए, इसलिए उसको मैंने वहां भी नहीं लिखा है। तो यहां जो पहला जो स्टेटमेंट है, ये जो पहला हिस्सा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां यदि हमने इसको इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं लिया है तो अभिकारक ये होंगे और ये क्या होंगे? उत्पाद होंगे। मगर जब अभी ये क्या है? अभिकारक है और ये हमारे पास उत्पाद है। अब दूसरी स्थिति लेता हूं कि A प्लस बी इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन में है तो ये अभिकारक होगा, तब ये उत्पाद रहेगा, और जब ये उत्पाद बनेगा तब ये आपके अभिकारक के रूप में काम करेंगे। अर्थात देखिए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, रासायनिक साम्यावस्था पर, या हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन पर उत्पाद भी अभिकारक के जैसे काम करता है और अभिकारक भी उत्पाद के रूप में बिहेव करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तो केवल अभिकारक के सांद्रता पर समानुपाती है। तो इस रेशियो, इस इक्वेशन के लिए ये जो इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमें जो दिख रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां हमने देखा कि ये दर है अभिकारक का, ये भी अभिकारक की दर है। तो अभिकारक की दर किसके प्रोपोर्शनल होगी?
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अर्थात जो दर की मात्रा है, ये दर है, दर मींस रेट ऑफ रिएक्शन, ये दर किसके समानुपाती होगी? ये समानुपाती है, या दर को हमने रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या समानुपाती होगा किसके? अभिकारक की सांद्रता पर। मगर कौन सी सांद्रता? सक्रिय सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हैं हम। सक्रिय उसे कहा जाता है जो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। वो पदार्थ, वो उतनी मात्रा जो रिएक्शन में एट ए टाइम यदि पार्ट नहीं ले रहा है तो वो सक्रिय द्रव्यमान का हिस्सा नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात R ये किसके समानुपाती होगा? ये समानुपाती होगा सक्रिय द्रव्यमान का। के ये जो A है, यहां अभिकारक में एक दूसरी सांद्रता भी है B, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा किसके? B के भी, B के सक्रिय द्रव्यमान। इसके सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता को दर्शाने के लिए हम इसे इस तरीके से बड़े कोष्टक से, बिग ब्रैकेट से हम क्या करते हैं? इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता पर वो समानुपाती होता है। अब यहां अभिकारक दो हैं, A और B, तो A और B दोनों की सांद्रता पर समानुपाती होगा। तीन होते तो तीनों के समानुपाती होता, केवल एक ही होता तो केवल एक के समानुपाती होता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों समीकरण को यदि एक साथ हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? दोनों समीकरण को हमने एक साथ लिखा तो R प्रोपोर्शनल हुआ किस चीज के? A के, और R प्रोपोर्शनल हुआ किसका? B का। यह देखेंगे सभी को ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती हो रहा है अभिकारक A और B के सांद्रता के। तो दोनों एक साथ यदि समानुपाती है तो ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब यहां हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा K इंटू ये हो गया A, और यहां बन गया हमारे पास में ये B। तो ये एक समीकरण है। ये समीकरण क्या हुआ? अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल है? अभिकारक की सांद्रता, मोलर सांद्रता के समानुपाती है A और B के। R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो इक्वल टू का साइन लग गया, इक्वल टू का साइन लगा तो यहां कोई कांस्टेंट लग गया, तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिला, एक इक्वेशन मिल गया। अब आप देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये किस दिशा में चल रही है? यह अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। अर्थात अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात AB से वो CD की ओर क्या है? अभिक्रिया चल रही है। तो जब अभिकारक से उत्पाद की ओर जाता है कोई अभिक्रिया, हम उसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं या फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हमने RF लिख दिया। RF का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर। इस RF का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अग्र अभिक्रिया की दर। तो K के लिए भी हमने कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल किया? यहां पर KF इस्तेमाल किया। KF भी किस बात को बता रहा है? ये रेट कांस्टेंट है किसके लिए? अग्र अभिक्रिया के लिए। तो अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक, ये KF जो है ये हुआ हमारा अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ये इस तरीके से फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अब ये सेम चीज को यदि हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब हमने तो पहली इस स्थिति के बारे में चर्चा कर ली, AB से क्या बन रहा है? CD। अब हम किसकी चर्चा करते हैं? CD से AB आ रहा है, अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन पर C प्लस D किसमें फॉर्म हो रहा है? A और B में। इस स्थिति पर ये उत्पाद था और A प्लस B अभिकारक थे, मगर जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, उत्क्रमणीय हो गया, तो जो उत्पाद था अब उसने अभिकारक का स्थान ले लिया और अभिकारक जो है उत्पाद का स्थान ले लिया।
तो मगर ये रिएक्शन तो बैकवर्ड चल रहा है ना, इसकी तुलना की यदि बात करें तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ भी लॉ ऑफ मास एक्शन हम लगाते हैं या द्रव्य अनुपात का नियम लगाते हैं तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है R, ये समानुपाती होगा किसके, अभिकारक के मोलर सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान के। यहाँ C के प्रोपोर्शनल हो गया और ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, D के, क्योंकि यहाँ भी जो उत्पाद बने थे दो, C और D, यही उत्पाद तो अभिकारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये C और D जो है ये किसके रूप में आ गए, अब अभिकारक के रूप में आ गए हैं। और इसी नियम को ही गणितीय रूप से यह व्याख्या कर रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो R प्रोपोर्शनल टू C और R प्रोपोर्शनल टू D है, इसे हम एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, R प्रोपोर्शनल टू C इंटू D, इस तरीके से। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे, इस चिन्ह को जब कभी भी हम हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा K इंटू ये हो गया C इंटू ये हो गया हमारा D। इसे देखिए, जो सेम ये स्टेटमेंट हमें मिला था, R के नीचे F या K के नीचे F क्यों लगाए, क्योंकि यह फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा था। तो C प्लस D से A प्लस B की तरफ आने का जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो ये RB और ये किस में रहेगा, KB के रूप में रहेगा। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड के लिए ये किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इंटू C इंटू D, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये दूसरा समीकरण हो गया। ये जो B लिखा हूं ये बैकवर्ड डायरेक्शन को बताता है, F लिखे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को बताता है। तो ये दो चीजें जो हमने अभी यहां लिखा, ये हमारा द्रव्य अनुपात का नियम कहलाता है। अब इसी द्रव्य अनुपात के नियम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो नया टॉपिक जो आता है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अर्थात रासायनिक साम्य का सिद्धांत। एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हिंदी में रासायनिक साम्यता का नियम। ये क्या होता है, रासायनिक साम्यता का नियम कहता है कि साम्यावस्था की स्थिति में फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का मान बराबर होता है। साम्यावस्था तभी आएगा जब अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर समान होगी। तो साम्यावस्था का दर यही कहता है, नियम यही कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब दोनों तरफ के रेट या दोनों तरफ का दर आपस में बराबर होगा, उस स्थिति में ही तो साम्यावस्था निर्मित होगी। और कल हमने इस चीज को देखा भी था कि साम्यावस्था के लक्षण में, कि साम्यावस्था की स्थिति में सांद्रता नियत होती है अभिकारक उत्पाद की। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, इसका अर्थ सिर्फ ये है रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केवल उनके दर बराबर है। अर्थात जिस गति से अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उसी गति से उत्पाद की तरफ से अभिकारक का भी निर्माण हो जा रहा है, और यही स्थिति साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। तो इसका तात्पर्य हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है। तो समीकरण 1 और 2 कर देखिए, समीकरण 1 से RF का वैल्यू ले लीजिए और समीकरण 2 से RB का वैल्यू ले लीजिए, और दोनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं यहां। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा KF A इंटू B इज इक्वल टू KB C इंटू D, इस तरीके से। अब आप देखें, कांस्टेंट को एक तरफ रख लीजिए और सांद्रता को एक तरफ रख लीजिए, तो क्या मिलेगा, KB को इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए और A प्लस B इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। ये हमें आंसर मिल गया KF अपॉन KB, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, C इंटू D डिवाइडेड A इंटू B, इस तरीके से। अब देखेंगे ये जो इक्वेशन मिल रहा है, KF किसको बताता है, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, और KB क्या है, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक है।
और इन दोनों का ये जो रेशियो मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है, हमें साम्यावस्था के मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या ले लेते हैं, साम्य स्थिरांक मान लेते हैं। तो साम्य स्थिरांक क्या है, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक बटे पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हो गया k। अब इस k को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं या साम्य अवस्था के लिए दर स्थिरांक कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। इस k को बोला जाता है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो k का वैल्यू किसके बराबर हो गया, c इंटू डी डिवाइडेड बाई a इंटू बी, इस तरीके से ये है k का वैल्यू। सो k इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ये साम्य स्थिरांक का ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब देखिए, यदि हमने ये जो समीकरण जो बना है, साम्य स्थिरांक के लिए जो मान निकला है कि उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल का जो अनुपात होता है वही साम्य स्थिरांक होता है। अब उत्पाद पर देखिए C और D को गुणनफल इसलिए किया गया क्योंकि दो उत्पाद बन रहे थे C और D। अभिकारक के लिए A और B क्योंकि यहां भी क्या थे, केवल दो थे, एक सिंगल मॉलिक्यूल A का और सिंगल मॉलिक्यूल B का इस्तेमाल हो रहा था, तब ये स्थिति थी। मान लेते हैं जैसे यहां तक तो ये समीकरण हमारा समाप्त हो गया, मगर अब इसी में कुछ चेंजेस है और उन चेंज के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सपोज दैट, इसको मैं अभी फिर से लिख रहा हूं सेम, A प्लस B मिलकर C प्लस D का निर्माण किए। यहां आप देखिए A के पहले कुछ नहीं लगा है मतलब सिंगल है 1, B के पहले कुछ नहीं लगा है मतलब यहां पे कितना है 1 है सिंगल, C के पहले कुछ नहीं लगा है तो ये भी सिंगल है और D के पहले कुछ नहीं लगा है तो ये भी सिंगल है। अर्थात सिंगल मॉलिक्यूल A का, सिंगल मॉलिक्यूल B का, सिंगल मॉलिक्यूल C का, सिंगल मॉलिक्यूल D का ही क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहा है। सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल इनके रिएक्ट हुए तो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल इनके क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। बहुत छोटी सी बात थी। क्या होगा जब इनके सामने इस तरीके से कुछ अन्य न्यूमेरिकल नंबर लग जाएंगे या उनके अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि A के दो परमाणु ने आपस में अभिक्रिया, A के दो परमाणु रिएक्शन कर रहे हैं और B के 3 परमाणु रिएक्शन कर रहे हैं। ये मिलकर C और D के, मान लेते हैं C का 1 और D के 4 परमाणु बना रहे हैं। एक मैंने उदाहरण लिया बस इसको। अब इस रिएक्शन, ये जो इक्वेशन जो बना है, इस इक्वेशन पे क्या अंतर पड़ेगा, तो वो अंतर को देखते जाइए। अभी जो दर है वो दर, जब A केवल 1 था, A केवल 1 था तो दर केवल A पर डिपेंड किया। यदि A कितना है, 2 हिस्सों में है मतलब 2A है, तो इस स्थिति में R का वैल्यू 2 बार A पर क्या होगा। तो हम बात कर रहे थे कि यदि A के 2 मॉलिक्यूल और B के 3 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। पहले जो रिएक्शन रेट का जो इक्वेशन बना था वो किस चीज के लिए बना हुआ था, कि सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। अब A के डबल मॉलिक्यूल या A का 2 अणु एक साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A के 2 अलग अलग परमाणुओं पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। पहले A का 1 परमाणु बस रिएक्शन करता था, अब A के 2 परमाणु रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब A के 2 परमाणु आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या होगा, एक A और जुड़ जाएगा। B के 3 है तो इसमें B के 3 इसी प्रकार से क्या होंगे, कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान ओवरऑल इक्वेशन में जुड़ जाएगा। अब देखिए ये A का 1 बार और ये A का दूसरा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका पावर 2 चढ़ जाएगा। B के सामने मॉलिक्यूल की संख्या कितनी थी, 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन B पर कितने बार निर्भर करेगा, 3 बार निर्भर करेगा। अभी इसमें केवल 1 बार दिख रहा है, बाकी 2 बार को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया।
तो 3 बार निर्भर किया, तो ये तीनों सक्रिय द्रव्यमान आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब C और D की बात करेंगे तो C के पावर में तो केवल एक ही रहेगा, मगर D के 4 कंसंट्रेशन है तो D के पावर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यही कारण होता है कि सक्रिय द्रव्यमान के जितने अणु एक साथ अभिक्रिया करते हैं, जब रेट कांस्टेंट लिखते हैं हम, जब रेट कांस्टेंट का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें वो उसके पावर में चले जाता है। जैसे A के 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ A का पावर 2 हो गया, B के 3 मॉलिक्यूल थे तो B का पावर 3 हो गया, इस तरीके से। तो ओवरऑल यदि कोई भी रिएक्शन होगा, इसी इक्वेशन के लिए ये रेट कांस्टेंट यदि लिखना होगा, तो अब ये रेट कांस्टेंट का इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगा, सेम यही समीकरण के लिए, सेम इसी इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए जो हमें मिलेगा रेट कांस्टेंट k का वैल्यू क्या हो जाएगा, C का पावर 1, D का पावर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई A का पावर हो गया 2 और B का पावर हो गया 3। देखिए A के सामने 2 था तो A के पावर 2 हो गया, B के सामने 3 था तो B का पावर 3 हो गया, C के सामने कुछ नहीं था तो C का पावर 1 हो गया, और D के सामने 4 था तो D का पावर 4 हो गया। तो ये जो है ये हम लोगों का रेट कांस्टेंट लिखने का ये तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं। मगर इस चीज को आपको इसलिए जानना आवश्यक था कि इनके सामने में मौजूद जो न्यूमेरिकल नंबर है वो न्यूमेरिकल नंबर यहाँ इनके पावर में क्यों आ जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोपोर्शनल होना, समानुपाती होना, और समानुपाती को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और दो समान डिजिट, दो समान वेरिएबल यदि मल्टीप्लाई होंगे तो वो पावर में चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ। ACF 2016 पर इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, सेम इसी टॉपिक से, सेम इसी पार्ट से। प्रश्न कुछ इस तरीके से था, प्रश्न दिया था कि 3A प्लस 2B इज इक्वल टू C। बोला गया था इसके लिए साम्य स्थिरांक समीकरण क्या होगा, साम्य स्थिरांक के लिए समीकरण लिखिए। ऐसे करके प्रश्न पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन था किसके लिए, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आपके ACF 2016 पर पूछा गया है। तो आप लिखेंगे साम्य स्थिरांक K, तो K का मान किसके बराबर होगा, K इज इक्वल टू, पहले उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान को रखते हैं, उसके बाद अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान को रखते हैं। तो इस समीकरण में भी पहले उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान आएगा अर्थात C, इसको हम ऐसे ब्रैकेट से क्या है क्लोज कर देते हैं, डिवाइडेड बाई अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान आपस में गुणनफल हो गए तो A और B, A हो गया यहाँ और B हो गया इस पॉइंट पर। अब देखिए A के सामने क्या लगा है 3, तो A का पावर हो गया 3, B के सामने क्या लगा है 2, तो B का पावर हो गया 2। तो ये क्या है, इसके सक्रिय द्रव्यमान के लिए एक इक्वेशन है, और ये ऑप्शन में था, ऑप्शन B था उसमें। उस प्रश्न पत्र को यदि आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी पर्टिकुलर टॉपिक से 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से पहला प्रश्न हमने देख लिया, दूसरा और तीसरा प्रश्न को हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर डील करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था महत्वपूर्ण, आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए सभी कोई। अब अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। अभी ये जो अभिक्रिया हो रही थी या रेट कांस्टेंट का जो हमने समीकरण निकाला, यह समीकरण कंसंट्रेशन के आधार पर निकाला गया है। कंसंट्रेशन का तात्पर्य क्या है, सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान कितना है जो रिएक्शन कर रहा है, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। यही सिचुएशन यदि गैसियस के लिए हो तो क्या होगा, क्योंकि देखिए सांद्रता गैस की भी होती है, मगर गैस में पार्शियल प्रेशर भी होता है, आंशिक दाब भी मौजूद रहता है। तो वो आंशिक दाब भी किस चीज को प्रभावित करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो दो चीजें हैं, A प्लस B यदि C प्लस D का निर्माण कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि M और यहां N लगा है, यहां स्मॉल p और यहाँ स्मॉल q लगा हुआ है। ये m, n, p और q ये किस बात को बताते हैं, अणुओं की संख्या को बता रहा है, अर्थात m मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ B।
रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, P मॉलिक्यूल ऑफ C प्लस Q मॉलिक्यूल ऑफ D, इसका निर्माण कर रहे हैं। अब ये दो चीजें हैं, पहला यदि यह द्रव अवस्था में अभिक्रिया करे, पहला कंडीशन है द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में हम सांद्रता को मूल चीज मानते हैं और जो रेट कांस्टेंट निकालते हैं वो हम सांद्रता के आधार पर निकालते हैं। तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो किसके आधार पर होगा, C इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू बी, इस तरीके से। अब इन सब के पीछे M, N, P और Q लगे हैं, तो इसके पावर में M हो गया, इसका पावर N हो गया, इसके पावर P हो गया, इसका पावर Q हो गया। अब ये देखिए, इनको हमने किसका रेशियो लिया है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो जब दोनों के कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे तो ये रेट कांस्टेंट किसके आधार पर निकाला गया है, कंसंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो इस रेट कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kc क्या है, वो रेट कांस्टेंट है जब अभिक्रिया द्रव अवस्था में हो रही है। तात्पर्य यह है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों द्रव अवस्था में मौजूद हैं। तो जब द्रव अवस्था मौजूद होते हैं तो हम Kc शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह कंसंट्रेशन को बताता है। मगर यही जब यही K हमने लिखा C D A और ये हो गया B, यही हमने चीज लिखा। और इस चीज को यदि हम गैसियस मीडियम के लिए बात करते हैं तो गैसियस मीडियम में कंसंट्रेशन बहुत बड़ा मैटर नहीं रहता है, उस स्थान पर फिर मैटर आ जाता है हमारा पार्शियल प्रेशर। क्योंकि गैस जिस भी कंटेनर पे रखो उस कंटेनर के सतह पर, आंतरिक सतह पर वो एक प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं या आंशिक दाब कहते हैं। और वो जो आंशिक दाब लगता है वो आंशिक दाब भी अभिक्रिया को कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हम यहाँ जो ABCD जो हैं अभिकारक और उत्पाद, उनके कंसंट्रेशन को ना लेकर हम उनके किस चीज को लेते हैं, प्रेशर को लेते हैं। तो यहाँ इसे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को हम चेंज किस तरीके से कर रहे हैं कि देखिए, इसको प्रेशर हमने ले लिया, प्रेशर C का, ये प्रेशर हो गया D का, यहाँ ये प्रेशर हुआ A और ये प्रेशर हो गया हमारा B का। यहाँ जो P है वो पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर ये पार्शियल प्रेशर के रूप में कब लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों गैसियस अवस्था में हो, उसी स्थिति में, क्योंकि गैसियस स्थिति में पार्शियल प्रेशर महत्वपूर्ण होता है। अब इन सब के जो पावर है वो तो ऐसे ही रहेंगे, इसका पावर M है, इसका पावर N, इसका पावर स्मॉल p, इसका पावर स्मॉल q। देखिए, इस समीकरण और इस समीकरण में अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहां हमने कोष्टक के अंदर में सक्रिय द्रव्यमान के रूप में मोलर सांद्रता को लिया था और यहां हम किसे ले रहे हैं, उसके पार्शियल प्रेशर को ले रहे हैं। ये अवस्था कब आती है, जब द्रव अवस्था के लिए रहे। और दूसरा, जब हम इसको गैस अवस्था की बात करते हैं तो हम उसे इस रूप में देखते हैं। ये Kc है, Kc का मतलब क्या हुआ, रेट कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन को ले रहे हैं। ये Kp है, रेट कांस्टेंट जब हम प्रेशर को ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो समीकरण बनते हैं, एक Kc और एक Kp। तो बहुत स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे Kc और Kp क्या है। Kc और Kp का तात्पर्य है ये सांद्रता से संबंधित है और ये दाब से संबंधित है। ये द्रव अवस्था के लिए होता है, ये गैस अवस्था के लिए होता है। दैट्स ऑल। इतना कंटेंट है हमारे पास में, इतनी बातें हैं इसको लेकर। तो ये Kc और Kp की बात हुई। तो जिस भी अवस्था में हमें दिया जाए हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर इनके वैल्यू Kc और Kp को निकाल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि चाहे Kc हो चाहे Kp है तो ये रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक है, वो भी साम्य स्थिरांक है। साम्य अवस्था के लिए दर स्थिरांक की बात कर रहे हैं हम। तो Kc और Kp में रिलेशनशिप भी तो होगा, और वो रिलेशनशिप क्यों निकालना पड़ता है हमें, उसका रीजन है कि कभी कभी दो लिक्विड रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते तो उनमें से एक प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म पे बने, संभवतः ऐसा होता है, या दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म पे बने, पॉसिबिलिटी है ऐसा।
तो इन स्थिति में जब एक तरफ आपके लिक्विड लिक्विड रहे और एक तरफ आपका लिक्विड और गैस रहे, तो जो गैस वाली स्थिति होगी उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर के लिए बात करना होगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करने की बात आती है। उस संबंध के डेरिवेशन को हम नहीं करेंगे, केवल उस संबंध को हम लिखेंगे। तो ये जो है Kp व Kc में संबंध, Kp और Kc में संबंध क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc RT वोल्ट टू द पावर डेल n। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल n। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन Kp और Kc के बीच में संबंध स्थापित करता है और इस इक्वेशन से भी संबंधित क्या है, प्रश्न आया है। यहां डेल n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट साइड में अणुओं की संख्या का योग। यहां अणु की संख्या P है और इस स्थान पर अणु की संख्या Q है, तो प्रोडक्ट साइड में अणुओं का योग कितना हो गया? P प्लस Q। इसको माइनस कर देते हैं अभिकारक के तरफ मौजूद अणुओं के योग के m प्लस n से, m प्लस n। तो ये जो कंटेंट है हमारा डेल n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एम प्लस एन को लेकर यहां से हम वैल्यू निकालते हैं डेल n का। r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है आर का। टी तापमान है, यहाँ जो टी हमने शब्द इस्तेमाल किया, ये टी किसको बताता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। सो आर मीन्स रिडबर्ग कांस्टेंट, टी मीन्स टेम्परेचर, और डेल एन का वैल्यू होता है P प्लस क्यू माइनस एम प्लस एन, अर्थात उत्पाद के तरफ के अणुओं की संख्या का योग माइनस अभिकारक के तरफ अणुओं की संख्या का योग, ये वैल्यू होता है। तो ये Kp और Kc में संबंध की बात हुई। इस टॉपिक से भी, इस पर्टिकुलर पार्ट से भी एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को भी अभी मैं डील कर रहा हूं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि कुछ समीकरण दे दिए गए थे और उन समीकरण में Kp और Kc, उन समीकरण में Kp और Kc का मान किस समीकरण में बराबर है, यह पूछा गया था। पूछा है निम्न में किस समीकरण में Kp बराबर Kc होगा, यह क्वेश्चन था। जैसे पहला समीकरण हम ले लेते हैं। पहला समीकरण है SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3 2 2 4 2 और यहां भी 2। ठीक, ये बैलेंस हो गया। ये पहला समीकरण था। 2SO2 प्लस O2 टेंस टू 2SO3, ये बन रहा था। ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण था H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। इन दो समीकरण से ही हम इसको समझ सकते हैं। बाकी और दो समीकरण है, जरूरी नहीं है वो उनको लिखकर हम उसको समझ पाएं। इसमें दो समीकरण और दिए हुए थे, आपको पता कैसे करना है Kp और Kc बराबर कैसे होगा। तो आप देखिए इस समीकरण को, इस समीकरण पर आइए। Kp इज इक्वल टू Kc RT के घात में डेल n है और डेल n क्या होता है? P प्लस क्यू माइनस एम प्लस एन। इमेजिन कीजिए डेल n का वैल्यू जब जीरो होगा, डेल n का मान जीरो होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो होगा तो RT का पावर जीरो कितना हो गया? 1, और Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है, Kp और Kc इक्वल क्या होगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT टू दी पावर क्या है? डेल n है। अब इसे डेल n का वैल्यू जब क्या हो जाएगा? जब डेल n का वैल्यू जीरो होगा
तो उस स्थिति में Kp इज इक्वल टू हुआ Kc RT का पावर 0, तो Kc इंटू ये कितना हो गया 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc यहाँ हमें मिल जा रहा है। तो Kp और Kc बराबर कब होंगे? जब उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होगी, ताकि उन दोनों का जो घटाव होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में बराबर रहे। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण के लिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ कितना हुआ 2 हुआ, 2 और 1 कितने हो गए 3। इस समीकरण के लिए 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ कितना है 2। क्या इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ये 0 हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। हम इसे ऐसे लिखेंगे, इस समीकरण के लिए 2 - 2 + 1, तो आंसर कितना आ गया -1। तो Kp और Kc बराबर नहीं होगा। डेल n इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को -1, हमें 0 चाहिए। इस समीकरण की बात करो तो क्या मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ 2 है, तो 2 - 1 + 1, ये करके देखिए 2 मतलब प्रोडक्ट के साइड का हो गया, और ये 1 और 1 रिएक्टेंट साइड के हो गए, तो 2 - 2 आंसर क्या हो गया 0। ये 0 किसका वैल्यू है? डेल n का। तो प्रत्येक समीकरण इस दुनिया का जिसमें डेल n का वैल्यू 0 होगा, उस प्रत्येक समीकरण के लिए Kp और Kc का मान सदैव बराबर होगा। ये प्रश्न भी आपका सेम यही उत्तर था उसमें, ये प्रश्न आया है हमारा ACF 2016 पर। ये 2 प्रश्न हमने देख लिया। एक प्रश्न न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटी सी चर्चा और करनी है साम्य स्थिरांक को लेकर। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर जो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप इस टॉपिक को ACF दोनों वर्ष के लिए देख लीजिए, फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर आप बात कर लीजिए, या एक बार खाद्य विभाग में सहायक के लिए, नमूना सहायक नाम से एक पद के लिए भर्ती हुआ था, उसमें भी 15 नंबर का केमिस्ट्री रखा गया था, तो उस प्रश्न पत्र में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन थे। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसको हमें समझना अति आवश्यक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो साम्य स्थिरांकों के बारे में डिटेल जानकारी देता है। तो साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण है साम्य स्थिरांक के लक्षण, या इसको बोला जाए प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है। तो पहला चीज है साम्य स्थिरांक के तभी प्रयुक्त होता है जब साम्यावस्था हो। में ही लागू होता है, अन्य किसी भी स्थिति पर इसका ये लागू नहीं होता। साम्य अवस्था में ही लागू होता है साम्य स्थिरांक का मान, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि साम्य स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर K का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ताप के साथ परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी क्वेश्चन आया हुआ था ACF 2016 में, साम्य स्थिरांक निम्न में से किसके ऊपर निर्भर करता है। तो साम्य स्थिरांक सांद्रता के ऊपर, चाहे अभिकारक के हो चाहे उत्पाद के हो, उस पर वो निर्भर नहीं करता, बट वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तापमान बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक के मान में भी क्या होगा, बदलाव आएगा। यहां जो स्टार्टिंग में जो मैंने बात लिखा है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो सांद्रता अर्थात कौन सी सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ताप के साथ परिवर्तन होता है। तो इसे ज्यादा बेहतर होगा इस तरीके से लिख दूं कि K का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन साम्यावस्था पर मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। मोलर सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता एक ही है, सांद्रता पर निर्भर करता है।
साम्यावस्था में। तीसरा बिंदु को हम लिख सकते हैं K का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो हम यदि ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो प्रश्न है इन दोनों पर चीज़ों को लेकर ये ACA 2016 पर पूछा गया है, ये प्रश्न इसके ऊपर। ये तीसरा बिंदु हुआ। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो क्या है, साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होता। मीन्स कैटलिस्ट जो है चौथा, K का मान कैटलिस्ट पर भी निर्भर नहीं करता। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, कैटलिस्ट उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु कि साम्य स्थिरांक का जो मान है वो अग्र अभिक्रिया के लिए अलग स्थिरांक होता है और पश्च अभिक्रिया के लिए अलग स्थिरांक होता है। जैसे देखिए, कोई हमने रिएक्शन लिखा, सपोज A + B से C + D बना, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है K1 और यदि यह रिवर्सिबल हुआ तो C + D किसका निर्माण करेगा, A + B का। इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या हो गया हमारा, K2 हुआ। तो हमेशा इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये अग्र अभिक्रिया हुआ और ये अभिक्रिया जो है वो पश्च अभिक्रिया है। तो अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक हमेशा पश्च अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। K1 = 1/K2 या हम ऐसा कह सकते हैं K2 = 1/K1, इस तरीके से। तो ये पांचवा बिंदु है इसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात क्या आती है इस पर कि A + B से बनता है C + D। छठवां बिंदु, A + B से क्या बनता है, C + D। इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान यदि K है, देखिए ध्यान से, इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान यदि K है, अब इस पर सामने में सबको हमने 2 से क्या कर दिया, पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये 2A हो गया, 2B हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, 2D हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां नया साम्य स्थिरांक कितना हो जाएगा, K का पावर 2 हो जाएगा। मतलब जो पुराना साम्य स्थिरांक था उसका वर्ग कर दीजिए, नया साम्य स्थिरांक मिल जाएगा। यदि 2 लिखे हैं तो यदि इसे हम 1/2 करते हैं, सबको यदि हमने हाफ कर दिया इनकी सांद्रता को, तो ये जो है इसका पावर 1/2 हो जाएगा, या हम इसे वर्गमूल K कहते हैं। ये इस तरीके से इसमें क्या होगा, बदलाव आएगा। ये छठवां बिंदु था। बहुत सामान्य सी बात थी कि जो अभिक्रिया हमारे पास A + B टेंड्स टू C + D है, यदि इन सब की सांद्रता को डबल कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक का वर्ग हो जाएगा, और यदि इसको हाफ कर दिया जाए तो ये रूट में हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रिपल कर दिया जाए तो पावर 3 हो जाएगा, और 1/3 कर दिया जाए तो ये घनमूल निकल जाएगा इसका। इस प्रकार की बात है। सातवां और अंतिम इसके लक्षण है, K का मान यदि अधिक है तो जब K का मान अधिक हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में ज्यादा होगी। अधिक है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में ज्यादा होगी, और K का मान यदि कम हो तो अभिक्रिया पश्च दिशा में, पश्च दिशा या प्रतीप दिशा या बैकवर्ड दिशा में ज्यादा होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। K के वैल्यू पर, K का वैल्यू यदि अधिक है या K का वैल्यू कम है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण या प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने चर्चा की है। 6-7 प्रॉपर्टी है, आप इसे अपने नोटबुक में ध्यान पूर्वक लिख लेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। कल के क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अनुसार साम्य स्थिरांक के इकाई ज्ञात करने का हम
के बारे में बात करेंगे एवं इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।